हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एट ईज़। ये आज हमारा चैप्टर नंबर 1 है। ये पॉलिटी का क्लास 8 एनसीईआरटी। इसका ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी आ चुका है। जिसने नहीं देखा वो प्लीज़ एक बार जा कर के देखिए, सो दैट यू विल बी एबल टू रिलेट बेटर। आज हम हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स के बारे में जानेंगे कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसके फीचर्स क्या हैं। बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या दिया हुआ है। बाय द बिगनिंग ऑफ 12th सेंचुरी द इंडियन नेशनल मूवमेंट हैड बीन एक्टिव इन द स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल फॉर सेवरल डेकेड्स। जो हमारा हमने 20th सेंचुरी की जो स्टार्टिंग में हम ये देखते हैं कि जो हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। किसके लिए स्ट्रगल किया है कि जो ब्रिटिश रूल्स है उससे इंडिपेंडेंस पाने के लिए। The long experience of authoritarian rule under the colonial state convinced Indians that free India should be a democracy in which everyone should be treated equally and be allowed to participate in government। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिकली, और जिन्होंने जो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने में इतनी हेल्प की है, उन्होंने क्या ये सोचा है कि जो हमारा इंडियन है, जो हमारे इंडिया के लोग हैं, इंडियन सिटीजन्स हैं, दैट जो हमारा फ्री इंडिया है ना, उसमें ही वी हैव द डेमोक्रेसी इन विच एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, जिसमें सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा और अपनी गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ किया जाएगा। इन 1946 वी मेट पीरियोडिकली फॉर द नेक्स्ट 2 years टू राइट इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडिया इसको कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक इंसान ने कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया, नहीं, बल्कि अराउंड 300 पीपल हु बिकेम द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1946। 1946 में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी जिसमें 300 के अराउंड जो लोग हैं उन्होंने क्या किया, इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया। दीज मेंबर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड ए ह्यूज टास्क बिफोर देम। और ऐसा भी नहीं है कि एक दिन में ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिख दिया गया, नहीं। द कंट्री वॉज मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट कम्युनिटीज़ हु स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, different religions, distinct cultures. Also, when the constitution was being written, India was going through considerable turmoil. देखिए, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था ना, एक तो हमारे कंट्री में पहले ही इतनी डाइवर्सिटी है, दूसरा क्या था, इतना ज़्यादा टर्मोइल आया हुआ था उस टाइम पे कि जो इंडिया और पाकिस्तान है उसका पार्टीशन उस टाइम पे हो गया था। सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स रिमेन्ड अनडिसाइडेड अबाउट द फ्यूचर। और कुछ प्रिंसली स्टेट भी ऐसे थे जिन्हें यही नहीं पता था कि वो इंडिया के साथ जाना चाहते हैं या अपनी अलग कंट्री फ्रेम करना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं, उन्हें अपने फ्यूचर के बारे में ही आइडिया नहीं था। और कुछ ऐसे लोग थे जिनकी जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है वो कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी। ऑल ऑफ दीज इशूज प्लेड ऑन द माइंड्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज दे ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। दे रोज टू द ओकेजन एंड gave this country a visionary document that reflects a respect for maintaining diversity while preserving national unity. The final document also reflects their concern for eradicating poverty through socio-economic reforms as well as emphasizing the crucial role the people can play in choosing their representative. अब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बना है, जैसे जो हमारे जो बहुत ज़्यादा गरीबी को देखते हुए बना, जो सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आने चाहिए थे, ठीक है। और इस सब में क्या है, लोगों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहा है ताकि वो अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्हें चुन सकें। अब हम देखेंगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत सारी चीज़ें हम बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चीज़ बनाई गई है, जैसे यूनिटी है, डाइवर्सिटी है, सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, फाइन। तो अब हम इसमें इसके हम की फीचर्स देखेंगे, जिसमें हमारा पहला है फेडरलिज्म। अब ये फेडरलिज्म है क्या बेसिकली? दिस रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इन द कंट्री। देखिए, इतनी बड़ी एक कंट्री है हमारी इंडिया, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ
एक गवर्नमेंट पूरी इंडिया पे रूल करती है, ठीक है। अब मैंने आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी में बताया था कि जो हमारी लेवल ऑफ गवर्नमेंट है वो 3 लेवल पे काम करती है। पहला है हमारा लोकल लेवल पे काम करती है, दूसरा स्टेट लेवल पे काम करती है और तीसरा सेंट्रल लेवल पे काम करती है। इसी को हम बोलते हैं फेडरलिज्म, कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसमें बहुत अलग 3 लेवल पे हमारी गवर्नमेंट काम करती है। इन इंडिया वी गवर्नमेंट्स एट द स्टेट लेवल, एट द लेवल एंड द सेंटर। अब जो लोकल लेवल है उस पर कौन काम करते हैं? एक पंचायती राज। इस पंचायती राज से रिलेटेड एक पूरा चैप्टर दिया हुआ है, ये इसकी मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है। जो 6 की बुक है उसमें आप देखेंगे कि पूरा एक चैप्टर दिया हुआ है पंचायती राज पे। इसे हम बोलते हैं 3 टियर ऑफ द गवर्नमेंट, और ये थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट है हमारा। द वास्ट नंबर ऑफ कम्युनिटीज़ इन इंडिया meant that a system of government needed to be devised that did not involve only persons sitting in the capital city of New Delhi and making decisions for everyone। देखिए ऐसा नहीं है कि हमारे जो इतनी सारी कम्युनिटीज़ हैं उसमें सिर्फ एक सेंटर पे बैठा हुआ इंसान एक जो है वो रूल बना रहा है, क्योंकि जो ग्राउंड लेवल रियलिटी है इट इज़ फार डिफरेंट फ्रॉम द एग्जैक्टली व्हाट वी थिंक। फाइन, तो ये नहीं है कि जो न्यू दिल्ली में जो रूल बन रहा है, ठीक है, वो सिंपली केरला पे भी फॉलो अप हो सकता है, ठीक है। कहीं ना कहीं देखिए जो रूल कॉमन है वो तो सभी पे लागू होते हैं, लेकिन जो केरला और न्यू दिल्ली बहुत सारे अपने अपने स्टेट्स हैं, उनकी अपनी एक ऑटोनॉमी है, अपनी एक पावर है और अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं जिसके रिगार्डिंग डिसीजंस लिए जाते हैं। इंस्टेड it was very important to have another level of government in the states so that the decisions could be made for that particular area, जिसमें क्या होगा कि जो हर एक स्टेट है वो अपनी ऑटोनॉमी को एंजॉय करेगा और जिसमें कि to exercise their powers on certain issues subjects of national concern require that all of these states follow the laws of the central government। फाइन, तो ऐसा है जैसे सेंटर कोई रूल बनाती है, सेंटर अपना एक अलग रूल बनाती है और जो स्टेट है वो क्या करते हैं, वो सेंटर के रूल्स को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स लिस्ट दैट डिटेल्स द इशू दैट ईच टायर ऑफ द गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन। अब ये देखेंगे हम जब हम आगे फर्दर और नई बुक्स को हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें एक पर्टिकुलर लिस्ट तैयार की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। स्टेट लिस्ट बोलते हैं, सेंट्रल लिस्ट बोलते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं। तो ये 3 तरीके की लिस्ट तैयार की गई हैं, जिसमें क्या होता है, जैसे जो स्टेट लिस्ट है उसमें जो स्टेट उस पर लॉ बना सकता है, जो कॉन्करेंट लिस्ट है उस पर दोनों लॉ बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लिस्ट तैयार की गई हैं। इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो स्पेसिफाइज वेयर ईच टायर ऑफ द गवर्नमेंट कैन गेट द मनी फ्रॉम द वर्क दैट इट डज। अब ऐसा भी नहीं है कि सबके पास हर कोई अपने घर से पैसे लगाने लॉ बनाने के लिए, ठीक है, वेलफेयर करने के लिए। तो क्या है, सबको अपना अपना एक डिफ़ाइन कर दिया गया है कि स्टेट को यहाँ से पैसा मिलेगा, ठीक है, और पंचायती राज को यहाँ से पैसा मिलेगा, सेंटर को यहाँ से पैसा मिलेगा। तो सबको अपना अपना एक स्पेसिफाई कर दिया गया है कि उन्हें कहाँ से पैसा मिलेगा काम करने के लिए। Under federalism, the states are not merely agents of the federal government, but draw their authority from the constitution as well। ऐसा नहीं है कि जो फेडरलिज्म में जो स्टेट है वो सिर्फ एक एजेंट का काम करता नहीं, बल्कि सेंटर के पास अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स भी हैं। All the persons in India are governed by laws and policies made by each of these levels of the government। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक लेवल के लिए अपनी पॉलिसीज़ लिखी गई हैं कि कौन किस तरीके से लॉ बना सकता है। अब हम अपना नेक्स्ट फीचर देखेंगे, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। हम इसमें देखेंगे कि हम जो वी हैव रेड अबाउट द कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हु इलेक्ट बाय द पीपल। हम ये देखते आ रहे हैं कि जो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्हें हम इलेक्ट करते हैं, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट सफराज फॉर ऑल द सिटीजन्स।
जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि जो 18 और 18 प्लस के जो लोग हैं वो वोट कर सकते हैं और अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्हें इलेक्ट कर सकते हैं. दैट्स हाउ वी हैव अ डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग आर टू इलेक्ट आर रिप्रेजेंटेटिव्स. फाइन. तो अब इसके बारे में हम और आगे पढ़ेंगे. तो अगली पावर देखते हैं हम, अगला फीचर देखते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर्स. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. ये इसके बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पहले ही. तो इसमें हम देखेंगे पहली हमारी जो पावर है वो है लेजिस्लेचर. ठीक है. फिर आता है एग्जीक्यूटिव, फिर आता है हमारा जुडिशरी. फाइन. तो अभी क्या है, ये क्या सब, इन सब का अपना अपना रोल है. जो लेजिस्लेचर है वो क्या करता है, वो रूल बनाता है बेसिकली. द लेजिस्लेचर रेफर्स टू आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. और जो एग्जीक्यूटिव होता है, ये स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होता है दैट हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज. अब जो लेजिस्लेचर है इसने तो लॉ बना दिया, ठीक है. अब ऐसा तो नहीं है लॉ बना के एक किताब में लिख के रख दिया बंद करके, नहीं. अब किसका रोल आता है, एग्जीक्यूटिव का रोल आता है. अब एग्जीक्यूटिव क्या करता है, इस रोल को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करता है. अब आता है हमारा नेक्स्ट कि जो अब जुडिशरी क्या करता है, बेसिकली वो ये देखता है कि इट रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ आवर कोर्ट्स इन दिस कंट्री. अब जो जुडिशरी है उसका रोल क्या है कि ये जो लॉ बनाए गए हैं और जो एग्जीक्यूटिव इसको एग्जीक्यूट कर रहा है, क्या वो रूल सही हैं, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है उसको फॉलो अप कर भी रहे हैं, या ऐसी हवा में कोई भी लॉ बना दिया. तो बेसिकली क्या होता है, ये जो ऑर्गन्स हैं दे एक्ट एज अ चेक ऑन द अदर ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट एंड दिस इंश्योर्स द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन ऑल 3. तो ये सब क्या है, आपस में एक बैलेंस क्रिएट हो जाता है कि जो जुडिशरी है वो ये देखती है कि लॉ ठीक बना है नहीं बना है. लेजिस्लेचर है वो लॉ बना देती है और एग्जीक्यूटिव देखता है कि लॉ कैसे इम्प्लीमेंट होगा. तो ये सब आपस में क्या है, एक कोऑर्डिनेशन फॉर्म होता है यहाँ से. अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा फीचर है फंडामेंटल राइट. देखिए इसमें ये शॉर्ट में दिया हुआ है, इससे रिलेटेड हम वीडियोस बाद में भी अपलोड करेंगे. तो इसमें जितना दिया है हम अभी फ़िलहाल के लिए उतना ही पढ़ेंगे. इसके रिगार्डिंग एक और वीडियो हम डिटेल में लेकर आएंगे. तो ये इसका 4th फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का. दैट मीन्स दैट अ सर्टेन the section of fundamental rights has often been referred to as conscience of the Indian Constitution. Colonial rule had created a certain suspicion of the state in the minds of the nationalists, and they wanted to ensure that a set of written rights would guard against the misuse of the state power in independent India. अब जब हम इंडिपेंडेंट हमें हो गए, ठीक है, हमें आज़ादी मिल गई, उसके बाद क्या था कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो राइटर्स हैं उन्होंने ये नोटिस करा कि जो ऐसा नहीं है कि जो स्टेट है वो कुछ भी लॉ बना देगी और किसी के भी जो सिटीजन्स के राइट्स है वो हैम्पर हो जाए जिससे. तो ऐसा ना हो, इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जो सभी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, सभी सिटीजन्स के लिए हैं बेसिकली. इसका बेसिकली जो रोल क्या है कि टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स अगेंस्ट द आर्बिट्री एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट. द कॉन्स्टिट्यूशन थस guarantees the rights of individuals against the state as well as other individuals. तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली क्या करता है, वो ये इंश्योर करता है कि जो हमारे राइट्स हैं वो हैम्पर ना हो और जो स्टेट है वो हमारे राइट्स को हैम्पर ना करे और जो बाकी लोग हैं वो भी हमारे राइट्स के साथ छेड़छाड़ ना करें. द कॉन्स्टिट्यूशन देयरफॉर ऑल्सो गारंटीज द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी अगेंस्ट द मेजॉरिटी. मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बात समझाई थी कि जो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी है इसका भी एक अलग ही कॉन्फ्लिक्ट है. तो जो ये भी इंश्योर किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो मेजॉरिटी के जो लोग हैं वो माइनॉरिटी को डोमिनेट ना करें. एज डॉक्टर अम्बेडकर हैज सेड दैट अबाउट दीज फंडामेंटल राइट्स देयर ऑब्जेक्ट इज़ टू फोल्ड. तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं इसके 2 ऑब्जेक्टिव हैं. पहला कि एवरी सिटीज़न मस्ट बी इन अ पोजिशन टू क्लेम दोज राइट्स
सेकेंड इज दैट दीज राइट्स मस्ट बी बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी दैट हैज़ गॉट द पावर टू मेक लॉज। तो ये क्या है, ये बताया गया कि जो जितने भी सिटीजन्स हैं वो ये इंश्योर कर पाएँ कि वो अपने राइट्स को क्लेम करें, और दूसरा कि जो हमारे लिए लॉज बना रहे, जो जिनके पास पावर है, वो हमारे राइट्स को हैम्पर ना हो और हमारे राइट्स जो हैं वो उन पर बाइंडिंग रहे, जो हमारे लिए लॉ बना रहे हैं। इन एडिशन टू द फंडामेंटल राइट्स, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो हैज़ अ सेक्शन कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। देखिए ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी जो स्टेट पॉलिसी बना रही है, इसके लिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स तैयार कर दिए गए हैं, ठीक है, कि आपको इसी दायरे में रहकर ही हमारे लिए पॉलिसी बनानी है। दिस सेक्शन वाज डिजाइन्ड बाय द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू इंश्योर दैट ग्रेटर सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड टू सर्व एज अ गाइड to in the independent Indian state to institute laws and policies that help to reduce the poverty of the masses। अब हम इसमें देखेंगे, इसमें देखिए यहाँ पे हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स बेसिकली जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। पहला इसमें दिया है राइट टू इक्वलिटी। इसका मतलब है कि ऑल द पर्सन्स आर इक्वल बिफोर लॉ, जो कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं। दिस मीन्स दैट ऑल पर्सन शुड बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉज ऑफ द कंट्री। इट ऑल्सो स्टेट दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, सेक्स। ठीक है, किसी भी सिटीजन्स को किसी के रिलीजन के बेसिस पे, किसी के कास्ट के बेस पे, किसी के सेक्स के बेस पे डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव नहीं किया जाएगा, और सभी जो लोग हैं वो सारे पब्लिक प्लेस को एक्सेस कर सकते हैं। स्टेट किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, एम्प्लॉयमेंट देने के लिए हो, चाहे अब लॉज बनाने के लिए हो, या कोई भी पब्लिक फैसिलिटी को यूज़ करने के लिए हो। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज़ ऑल्सो बीन अबॉलिश्ड। जो पहले अनटचेबिलिटी था उसको भी अब अबॉलिश कर दिया गया है। अब आता है हमारा राइट्स टू फ्रीडम। दिस इंक्लूड्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिसमें क्या है कि हमारे पास राइट है बोलने का, ठीक है, इधर उधर हम कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो ये क्या है बेसिकली, वी हैव राइट टू मूव फ्रीली एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, और हम कंट्री के किसी भी पार्ट में जाके रह सकते हैं, और कोई भी ऑक्यूपेशन हम प्रोफेशन को हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आता है हमारा राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो जो हमारे साथ जो एक्सप्लॉयटेशन होता आया है बेसिकली शुरू से ही, बिफोर इंडिपेंडेंस अगर हम देखें तो उसको देखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज, तो इस सब को क्या करता है, प्रोहिबिट करता है, बिल्कुल मना करता है। फिर आता है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। द रिलीजियस फ्रीडम इज़ प्रोवाइडेड टू ऑल द सिटीजन्स। एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। तो कोई भी सिटीज़न किसी भी तरीके का रिलीजन फॉलो कर सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा कल्चर एंड द एजुकेशन राइट्स, कि हम कोई भी किसी भी तरीके के जितने भी हमारे पास ऑल माइनॉरिटीज़, रिलीजन्स एंड लिंग्विस्टिक कैन सेट अप देयर own educational institutions in order to preserve and develop their own culture. नेक्स्ट आता है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसमें आता है कि जो हमारे सिटीजन्स हैं, दिस अलाउज सिटीजन्स टू मूव देयर कोर्ट इफ दे बिलीव दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट्स। इसमें क्या होता है कि इसमें हम जितने भी सिटीजन्स हैं उनके पास ये राइट है कि अगर कोई भी स्टेट उनके फंडामेंटल राइट्स को हैम्पर करता है, वायलेट करता है, तो हम कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फीचर है हमारा सेक्युलरिज्म। इसमें आता है कि ए सेक्युलर स्टेट इन विच द स्टेट डजंट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन। इसमें हम सेक्युलरिज्म से हम ये समझते हैं कि
जैसे एक कंट्री है, फॉर एग्जांपल इंडिया है, इंडिया का कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, वी हैव डिफरेंट रिलीजन्स, वी हैव डाइवर्स कंट्री। तो क्या है कि जो एक कोई भी एक रिलीजन को हमारी कंट्री प्रमोट नहीं करती है, इट रिस्पेक्ट्स एवरी रिलीजन। अब हम देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन अमेंडेड ओवर द ईयर्स टू रिफ्लेक्ट न्यू कंसर्न्स ऑफ द पॉलिसी। Often a major change in the constitution means a change in the fundamental nature of the country, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट भी इस तरीके से देखने को मिले हैं। जैसे हमने नेपाल में देखा कि जो वो मोनार्की से डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हो गया था। तो अभी बेसिकली हमने ये देखे हैं कि जो सेक्युलरिज्म है वो क्या करता है, किसी भी एक जो हमारे रिलीजन है उसको फॉलो नहीं करता है। तो इस चैप्टर में इतना ही है, ये इसके की फीचर्स दिए हुए थे, एक बार इसको दोबारा से गो थ्रू हम कर लेते हैं। पहला हमारा जो फीचर था वो था फेडरलिज्म, जिसमें कि हमें तीन लेवल ऑफ गवर्नमेंट की बात की गई थी, जिसमें अलग अलग गवर्नमेंट लेवल की गवर्नमेंट थी। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, जिसमें हम अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको इलेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है सेपरेशन ऑफ पावर्स, जिसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये तीनों के पास अपनी अलग पावर्स हैं। फिर आते हैं हमारे पास फंडामेंटल राइट्स, जिसमें हमने 6 फंडामेंटल राइट्स के बारे में देखा। फिर आता है हमारा सेक्युलरिज्म, जिसमें हम ये देखते हैं कि जो हमारा कंट्री है वो किसी भी एक रिलीजन को फॉलो नहीं करती है और सभी अपने कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी रिलीजन की रिस्पेक्ट करता है। अब इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर ही हमारे सेक्युलरिज्म के ऊपर है। फाइन, तो थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।